नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में सामान्य जानकारी आपको बता दी थी। तो हम इसका पार्ट 2 आज बता रहे हैं आपको। इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं, यानी कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसे नहीं देखोगे तो ये पार्ट आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ सामान्य जानकारी थी वो पार्ट फर्स्ट में बता दी है। वैसे कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा इसमें भी बताने की, यदि ज़रूरत पड़ेगी उस चीज पार्ट फर्स्ट की चीज़ें तो मैं बताऊँगा। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त 30 है तथा में से पे 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होती है, यानी कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमारे पास दे रखी है एक संख्या 10 है, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम हमारे पास दे रखा है 30 और एचसीएफ यानी कि में से पे दे रखा है 5। अब देखो 10 से 30 काट लेंगे, 3 बार कट जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारे पास 3 गुणा 5 क्या आ जाएगी? 15। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समाप्त। तो महत्तम समाप्त अर्थ में क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में एम एस भी लिख देते हैं, और या फिर एचसीएफ को एच इस टाइप से भी लिख देते हैं हिंदी में, एच सी एफ इस टाइप से भी लिख देते हैं। तो हम बता रहे हैं एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समाप्त वर्तक। तो हमारे पास इस प्रश्न में दूसरी संख्या क्या आ गई? 15। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? 15। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उन्हें याद हो गया होगा अब तक ये पर। अगला देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। देखो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है उन संख्याओं का एलसीएम, यानी कि उन संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्तक, जैसे 4, 6 और 8, 12 और 16। इनका लघुत्तम समाप्त हमें ज्ञात करना है। जब हमें इनका लघुत्तम समाप्त ज्ञात करेंगे तो सीधा हम इन्हें ऐसे रख देंगे। ये कॉमा है, कॉमा मान रहे हैं हम इसे, ठीक है, यदि आपको कुछ डाउट लग रहा हो। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 का भाग देकर देखेंगे। 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया। 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया। 8 में दिया, 4 बार गया। 12 में दिया, 6 बार गया। 16 में दिया, 8 बार गया। जितनी बार भाग जाता है उसे हम नीचे लिख देते हैं और उसके नीचे लाइन खींच दी। फिर हम 2 का भाग देकर देखते हैं। जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसका इधर रखी हुई संख्याओं में कम से कम एक संख्या में भाग जाना चाहिए। यदि ज्यादाओं में जा रहा है, यानी कि सभी में जा रहा है, 2 में जा रहा है, कितने में भी जा रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम एक में भाग जाना चाहिए। अब हम इस 2 का भाग दे रहे हैं। 2 में दिया, 1 बार गया। 3 में जब भाग नहीं गया तो हमने 3 का 3 लिख दिया। 4 में भाग दिया, 2 बार गया। 6 में दिया, 3 बार गया। 8 में दिया, 4 बार गया। अब देखो फिर 2 का दे रहे हैं। एक का एक यूं क्यों लिख दिया, फिर 3 में नहीं गया, यहाँ 2 में गया 1 बार, यहाँ 3 में नहीं गया, यहाँ 4 में गया 2 बार। अब 2 का देकर देख लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इस 3 में नहीं गया और इस 2 में चला गया 1 बार। अब देखो, अब 2 का भाग हम नहीं देंगे क्योंकि 2 का भाग अब किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, इसलिए अब हम 3 का भाग देकर देखेंगे। 3 का जब हमने भाग दिया तो इस 3 में 1 बार गया, 1 यहाँ पहले से ही रखा है, इस 3 में भी 1 बार गया और यहाँ 1। अब देखो, हमें लघुत्तम समाप्त ज्ञात करना है, इसलिए हमारे पास जो संख्याएं आई हैं जिनका हमने भाग दिया है उनका गुणनफल ही लघुत्तम समाप्त होगा।
लघुत्तम समाप्तवर्तक में देखो 2 कितनी बार आया है हमारे पास, 2 हमारे पास आया है, देखो 1 2 3 4 बार, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार हमने लिख दिया। अब हमारे पास इसके बाद 3 आया है, तो अब यदि गुणा 1 करेंगे तो 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका गुणा करने पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तीन 48, तो इनका गुणनफल आ गया 48। इसका मतलब है 4, 6, 8 ये जो संख्याएं हैं इनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या आ गया 48। अब प्रश्न में दे रखा है कि जब छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। भाई जब 4, 6, 8, 12 और 16 का जब भाग देंगे तो सबसे पहले ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें पूर्णतः भाग जा रहा हो छोटी से छोटी, तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है। अब प्रश्न में दे रखा है कि उसमें जब भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे एलसीएम में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो अब ये संख्या हो गई 50, 2 शेष बच रहा है ना, प्रश्न में दे रखा है 2 शेष बचना चाहिए, तो ऐसी संख्या 50 होगी। यानी कि जितना जो शेष बचा रहा है यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 2 शेष बचना चाहिए यानी कि 5 शेष बचना चाहिए, तो एलसीएम हम 5 जोड़ देते। कोई भी संख्या जो शेष बचवाता उसे हम एलसीएम में जोड़ देते, इन सब के एलसीएम में। अब देखो 50 में जब हम देखो सीधा 4 का भाग देंगे तो 12 बार गया और 2 शेष बच गया। किसी भी संख्या का यदि हम इनमें से भाग देंगे 4, 6, 8, 12, 16 में से 50 में तो 2 ही शेष बचेगा। हमें क्या करना है इन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है और उस एलसीएम में जितना शेष ये बचवा रहा है प्रश्न में उसे हमें जोड़ देना है, तो वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें क्या उत्तर आ गया 50। अगला देखते हैं, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। यहाँ पे 3 बातें कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात तो ये कह रहा है कि वह संख्या 5 अंकों की हो, दूसरी 3, 5, 8, 12 से भाग देना हो, तीसरी उसमें तब 2 शेष बचने हो। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या कर देंगे हम एक साइड में लिख देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो जब हम 5 अंकों की जब कोई भी कितने भी अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम 9 उतनी बार ही लिख देंगे। जैसे हमने 9 कितनी बार लिख दिया 5 बार, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है 99,999। यदि हम इसमें एक भी जोड़ देंगे तो वो संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। अब क्या है, हमें 5 अंकों की संख्या हमने एक साइड में लिख दी, अब हमें भाग किसका दिलवा रहा है 3, 5, 8 और 12। जो 3, 5, 8 और 12 का भाग दिला रहा है तो हमें क्या करना है इनका सबसे पहले लघुत्तम ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3, 5, 8, 12 इनका हमें क्या करना होगा लघुत्तम निकालना होगा। तो हमने लघुत्तम निकाल रहे हैं जैसे, तो हमने क्या करेंगे सबसे पहले 2 का भाग देकर देखेंगे। जैसे 2 का भाग दिया तो 2 का भाग क्या किसी एक संख्या में जा रहा है, कम से कम एक संख्या में जाना चाहिए इनमें। तो जैसे हमने 2 का भाग दिया तो जैसे 3 में दिया मान लो, तो 3 में जब भाग नहीं गया 2 का तो हमने 3 का 3 लिख दिया। 5 में जब भाग दिया तो 5 नहीं गया, 8 में जब दिया तो 4 बार गया, 12 में दिया 6 बार गया। फिर 2 का देंगे 3 में नहीं गया, 5 में नहीं गया, 4 में 2 बार गया, 6 में 3 बार गया। फिर 2 का देंगे, अब देखो 3, 5 यहाँ 2 में जब दिया 1 बार गया, 3 में नहीं गया। अब देखो किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम 3 का भाग देकर देखेंगे। 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 1 बार, यहाँ 5 में नहीं जा रहा, यहाँ 3 में 1 बार जा रहा है। अब देखो 5 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1। अब हमारे पास जब हमने भाग दिया है
तो इनका ही गुणनफल 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम होगा। यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार है, गुणा में 3 और गुणा में 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुणा में 5 करेंगे तो 120। यानी कि 3, 5, 8 और 12 का जो एलसीएम आया वो 120 आया। अब हम क्या करेंगे, यदि ये सीधा पूछता कि 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो हम क्या करते, सीधा एलसीएम में 2 जोड़ देते और 122 उत्तर लिख देते। लेकिन यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है हमारा उसका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। यानी कि 120 का हम ये 99,999 में भाग देंगे। तो जब देखो भाग देकर देखेंगे, 120 का, तो अब देखो यहाँ पे कितनी बार गया 999 में, यानी कि 12 × 96 करेंगे, यानी कि 8 बार गया तो 960। अब देखो यहाँ 9 शेष बच गया, यहाँ 3 शेष बच गया, फिर इधर से हमने 9 उतार लिया तो यहाँ 3 बार गया, एक 360 हो गया। 120 गुणा हम 3 करें तो अब यहाँ 9 बच गए, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 बच गए। फिर यहाँ हमने क्या करा, 9 उतार लिया, एक 9 और बच रहा है हमारे पास, तो ये 399 हो गया। अब फिर हमने 120 का भाग दिया तो 360, ठीक है, कितने बच गए, 39। यदि हम 120 का, इसका मतलब ये निकल रहा है, यदि हम 120 का 99,999 यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 39 शेष बचेगा, यानी कि 39 शेष बचेगा। अब देखो 99,999 में से यदि हम 39 घटा देंगे, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये जो शेषफल आया उसे घटा देंगे, तो हमारे पास जो संख्या आएगी 9 में से 3 का 6 और 3 बार 9, ये जो संख्या है ये जो संख्या आएगी इसमें 120 का भाग पूर्णतः जाएगा, क्योंकि शेषफल हमने घटा दिया इसमें से। अब देखो हमारे पास यदि पूछता कि 3, 5, 8, 12 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम सीधा लिख देते 99,960, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 99,999, लेकिन उसमें जब हम भाग देते हैं 120 का यानी कि एलसीएम का तो 39 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 39 को पहले ही घटा देंगे, तो ये जो संख्या बचेगी वो 5 अंकों की 3, 5, 8, 12 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 शेष दे रखा बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 2 जोड़ देंगे, यानी कि ये जो परिणाम आया हमारे पास 99,960, 99,960, इसमें हम जब 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 99,962 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला। देखो दोस्तों फिर से हम इसको ब्रीफ में बता रहे हैं कि इसमें 3 चीज़ दे रखी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, पूछ रहा है मतलब, और 3, 5, 8, 12 से विभाजित होनी चाहिए और 2 शेष बचना चाहिए। यदि इसमें कि ये दे रखता कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3, 5, 8, 12 से विभाजित होने वाली बताओ, तो हम क्या करते, 3, 5, 8, 12 का लघुत्तम से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, यानी कि इनके 3, 5, 8, 12 का लघुत्तम आया 120 और 120 का हम 99,999 में भाग देते, तो ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही, शेषफल बच रहा है इसमें 39। फिर उस 39 को बड़ी से बड़ी ये जो संख्या है 5 अंकों की उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 99,960। अब कह रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूर्णतः विभाजित हो रही है इसमें हम 2 जोड़ देंगे,
तो हमारे पास 99,962 आ जाएगा। अगला देखते हैं। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखो दोस्तों, इसमें भी 3 चीज दे रखी है। 13 का गुणज होना चाहिए और 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दें जब 2 शेष बचे। अब ये सीधा ये पूछ लेता कि 4, 5, 6, 8, 7 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो हम इसका लघुत्तम 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम निकाल लेते। और ये कहता है यदि 2 शेष बचना चाहिए तो हम लघुत्तम में 2 जोड़ देते। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वह संख्या 13 का गुणज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम लेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 का जब हमने लघुत्तम लिया तो देखो 2 का भाग दिया 2 बार या 3 बार, या 7 में नहीं गया, 8 में 4 बार गया। फिर 2 का दिया। यदि किसी संख्या में एक बार भाग चला जाता है तो उसे आप एक को यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो समझाने के उद्देश्य से हमने एक लिखते हैं। 5, 3, 7, फिर 2, फिर 4 में दिया, एक में जा रहा है तो 1, 5, 3, 7 और 1। अब देखो, वैसे हमें ये पता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ये हमें पता है, समझ में आ रहा है कि अब जो संख्याएं बच रही हैं वो अभाज्य संख्याएं बच रही हैं, तो हमें यहाँ सीधा लेकिन भाग देने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं 5, 3, 7, यानी कि इनके गुणा में 5 और फिर इसके 3 और यहाँ 7। और यदि समझ में नहीं आ रहा ये अभाज्य संख्या है या नहीं तो हम भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, वही बात आएगी। अब देखो इनका लघुत्तम क्या आ गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार है, गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणा में 3 करें तो 120, और 120 गुणा में 7 करेंगे तो 840। तो 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम क्या आ गया, 840। अब यदि ये कहता है 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने वाली छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो रही हो, यानी कि एलसीएम हो, तो 840 लिख देते। यदि कहता है 2 शेष बचना चाहिए तो हम 840 प्लस 2 लिख देते। लेकिन क्या कह रहा है कि वो जो संख्या है वो 13 का गुणज है। ठीक है, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है इसमें, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लघुत्तम है उसे किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि हमने मान लिया इस 840 के गुणा में कोई संख्या k है, कोई भी मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, कोई संख्या गुणा में x है। अब ये जो गुणनफल आएगा भाई, लघुत्तम को हम यदि किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो भी वह संख्या जिनका लघुत्तम है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम 840 है, यदि इस 840 को हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तब भी वह संख्या 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होगी। भाई लघु गुणा में हो रही है ना, इसलिए वो विभाजित होगी। अब ये कह रहे हैं कि ये संख्या 13 के गुणज होना चाहिए, तो हम किसी संख्या से ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 13 का गुणज हो जाए। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे +2 यानी कि 2 भी शेषफल बचना चाहिए, तो हमारे पास ऐसी संख्या होनी चाहिए, यानी कि 840x, ये x कोई संख्या है, ये 840 के गुणा में +2 ये संख्या होनी चाहिए। अब ये संख्या कैसी है कि 13 का गुणज भी है और 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित भी हो रही है और 2 शेष भी बच रहा है। लेकिन अब x का मान क्या रखें हम, तो हम क्या करेंगे, देखो 8 से ये जो एलसीएम आ रहा है उसमें 13 का भाग देकर देखेंगे 840 में। ठीक है, अब देखो 13 पंजे 65, 13 6 की 78, 78 बार 78 आ गया, 14 में से 8 गया तो 6, और इधर 1 का 1 बच गया, अब 0। अब 60 में भाग दे दिया, ये 0 है, 13 चौको 52, अब शेष बच गया हमारे पास 8, या 4 बार भाग गया। अब देखो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है,
8। अब x का क्या मान रखें कि जो संख्या 13 से भी गुणज होनी चाहिए, यानी कि x बराबर यदि हम 2 रख देंगे तो उस मान को हम शेष फल से ही गुणा करके देखना है हमें, बीच में यहाँ गुणा करके नहीं देखना क्योंकि फिर बड़ी हो जाएगी संख्या। हमें यहाँ शेष फल से ही गुणा करके देखना है। जैसे हम रखते हैं x का मान 1 रख देंगे, यानी कि 8 गुणा में 1 करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 8, और उसमें हमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो हमारे पास मान हो जाएगा 10। अब क्या ये 10 मान 13 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। x बराबर हम मान लेते हैं 2, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 और 2 18। क्या 13 से विभाजित हो रहा है? नहीं। x बराबर हम मान लेते हैं 3, तो 8 गुणा में 3 करेंगे तो 8 तिया 24, और उसमें हम 2 जोड़ेंगे, 24 और 2 26। क्या ये 13 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हो रहा है क्योंकि 13 दूना 26। अब देखो हमने x का मान क्या माना है? 3। 3 जो मान माना है तभी वह संख्या 13 से विभाजित होगी, यानी कि 840 गुणा में यदि हम 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 अठ 24, 2520। अब 2520 में हमें देखो ये 2 भी जोड़ना है, यानी कि 2522। वह संख्या क्या आएगी? 2522। अब 2522 ऐसी संख्या है जो 13 का गुणज भी है, और 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लघुत्तम आया हमारे पास 840, 840 जो लघुत्तम आया उसमें हमने 13 का भाग दिया, क्योंकि हमारे पास संख्या क्या होनी चाहिए? 840 गुणा में x मान लिया हमने, यहाँ गुणा में ये प्लस 2। अब हमने x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या रखें कि 13 का ये गुणज हो जाए, ये संख्या 13 का गुणज करनी है ना हमें। तो हम 840 में भाग देंगे, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 6 बार गया, 6 बच गया शेष। अब 60 हो गए, 13 चौको 52। अब हमारे पास जो शेष फल आएगा यानी कि 8, इसी से हमें वो देखना है कि यहाँ x का मान क्या करें। हमें जो x का मान पता लगाना है वो शेष फल से ही लगाना है। जैसे हमने x का मान लो 1 रखा, तो 8 गुणा में 1 प्लस 2, क्या ये 13 से विभाजित हो रही है? नहीं। x का मान हमने 2 रख लिया, तो 8 गुणा में 2 प्लस 2, 2 इसलिए शेष जोड़ रहे हैं यहाँ क्योंकि शेषफल 2 दे रखा है। तो 8 दूनी 16 और 2 18, क्या ये 13 का गुणज है? नहीं। हमने मान लिया x का मान 3, तो 8 तिया 24 प्लस 2 26। क्या ये 26 में 13 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो हमने x का मान जो आया हमारे पास वो क्या है? 3। जब 3x का मान आ गया तो 840 गुणा में 3 कर लिए हमारे पास, तो 2520 आए, और 2520 में हमने 2 जोड़ लिए तो 2522 हो गए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है हमें? शेषफल से ही हमें देखना है कि ये जो संख्या है शेषफल से ही पता लगेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 1842 के लघुत्तम समाप्त और महत्तम समाप्त का अनुपात क्या है? तो देखो 28 28 18 नहीं 28 है, 28 और 42 के, तो हमें 28 और 42, यहाँ जब भी किसी भी संख्या का अनुपात दे रखा हो, पूछा हो, तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि पहले कौन सा का पूछा है। पहले एलसीएम का पूछा है, उसके बाद एचसीएफ का पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा करके ऑप्शन में दे देता है कई बार। तो संख्या क्या है? 28 और 42। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 14 बार, इसमें 21 बार, फिर 2 से देंगे, इसमें 7 बार, इसमें नहीं गया। फिर 3 का भाग देंगे तो इसमें 7 में नहीं गया, और इस 21 में 7 बार गया, फिर 7 का देंगे, 1 1 आ गए। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्तो 84। एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 84। और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है? एचसीएफ हमने बताया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे।
जैसे हमने 42 में 28 का भाग दिया तो एक बार गया, अब बच गया 14। 42 में से 28 गया 14। फिर इस शेषफल का जो पहले जिसका भाग दिया उसमें भाग देंगे, यानी कि 28 में देंगे। तो 14 दूना 28, भाग पूर्णतः चला गया। तो जिसका पूर्णतः भाग चला जाता है वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या आ गया 14। यदि यहाँ पूर्णतः भाग नहीं जाता, कोई शेषफल बचता, तो उस शेषफल का यहाँ इसमें भाग देते हैं, यानी कि भाजक में देते हैं। तो हमारे पास LCM आ गया 84 और HCF आ गया 14। ये 14 से काट लो, कट रहा है क्या, 14 पंजे 70, 14 छिके 84, यानी कि 14 से 6 बार कट रहा है और ये 1 बार। तो LCM और HCF का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:1। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। अगला देखते हैं। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मेसेप है, यानी कि HCF 12 है, तो उनका लेसेप क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। देखो दोस्तों, जब कोई संख्या अनुपात में दे रखी हो तो हम उन्हें लिख सकते हैं 2x, जैसे हम x लिख सकते हैं उनके साथ 3x और 4x। अब देखो HCF यानी कि मेसेप का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही हो। अब देखो 2x, 3x और 4x, इनको पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, x। इसका मतलब 2x, 3x और 4x का HCF क्या आ जाएगा, x। ठीक है। तो जब x का मान यहाँ प्रश्न में दे रखा है, यानी कि मेसेप क्या है, HCF बराबर 12 है, तो हम अब देखो उनका लेसेप ज्ञात करने हैं। अब 2, 3 और 4x, यानी कि 2x, 3x और 4x, इनका LCM क्या आ जाएगा। तो देखो 2 का हमने भाग दिया, तो यहाँ 2x का ही मान लो, हमने कोई संख्या है इसमें जब भाग दिया 2 का, तो देखो 2, 3, 4 में दे लिया हमने, चाहे तो सीधा। जब इसका भाग दिया तो हमारे पास जो LCM आएगा वो आएगा, देखो जब हमने मान लो 2x का भाग दे लिया, या 2 का ही दे लो डायरेक्ट, पहले 2 का ही भाग दे लो, तो हमारे पास ये x बच गया, यहाँ 3x बच गया और यहाँ 2x बच गया। अब देखो हम यहाँ 3 का भाग दे लेंगे, ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x आ जाएगा और यहाँ 2x आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे लेंगे तो यहाँ तीनों जगह x और x बच जाएगा। फिर x का भाग दे लेंगे तो तीनों जगह 1 1 हो जाएगा। हमारे पास जिनका भाग दिया है वो है 2 गुणा में 3, 6, 6 दूना 12, 12 गुणा में x करेंगे तो 12x, यानी कि इनका जो LCM आया है वो क्या है, 12x। अब x का मान हमें पता है ही प्रश्न में, क्योंकि x का मान हमारे पास क्या आ गया था, 12। और जब LCM में हम 12 का मान रखेंगे तो 12 गुणा में 12, यानी कि LCM हमारा आ गया 144। हमारे पास x का मान क्यों पता था, क्योंकि x, 2x, 3x और 4x का मेसेप है, यानी कि HCF है, और HCF प्रश्न में दे रखा है 12। ठीक है, इसलिए हमें x का मान पता लग गया था पहले। अगला देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनके मेसे पे तथा लेसे का गुणनफल 2028 है। अब देखो दोस्तों, अब हमारे पास संख्या अनुपात में दे रखी है तो हम इन्हें लिख सकते हैं, मान लो वो संख्या 3x है और 4x है, तो इन 3x और 4x का HCF क्या आ जाएगा, HCF x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या x ही है जिनका इन दोनों में भाग जा रहा है। और LCM क्या आ जाएगा, LCM इनका 12x आ जाएगा। आप करके देख लेना, 12x आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में दे रखा है कि उनके में से पे तथा ले से पे का गुणनफल, यानी कि x गुणा 12x बराबर क्या है, 20 28। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। संख्या तो ये है, ये संख्या है। अब देखो 12x² बराबर
12x² है, बराबर में है 20 28। तो 12 से हम सीधे काट लेंगे, 12 कम 12, 8 बच गए और इधर 2 यानी कि 82 हो गए। जब 82 में 12 का भाग दिया तो 12 6 की 72, 6 बार गया, 10 बच गए, 10 में 8 उतार लिया तो 9 बार, यानी कि ये 12 से 169 बार कट गया। हमारे पास इधर x² बच गया, इधर 169। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 13। अब हमें पता लग गया x का मान क्या है 13। जब हमें पता है संख्या 3x और 4x है और x का मान हमें पता है, तो पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणा में x का मान कर लेंगे 13 यानी कि 39, और दूसरी संख्या 4 गुणा में 13 यानी कि 52, और 39 और 52 का योग क्या आ जाएगा 9 और 2 11, 3 और 5 8 और 1 9। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या आ जाएगा 91, 91। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है, तो हमारा उत्तर 91। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका में से पे 4 है, तो उनका लेसे पे यानी कि लघुत्तम समाप्त क्या है। जब संख्याएं 3:4 में है तो हम मान सकते हैं संख्या 3x, यानी कि प्रथम संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x है। अब इनका जो में से पे आ रहा है, इनकी HCF आ रहा है x, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा है 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो लघुत्तम पूछ रहा है उनका, तो इन 3 और 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 12x, 12x। LCM बराबर 12x। अब x का मान हमें पता ही है 4, तो यहाँ LCM में यानी कि 12x में हम 4 का मान रखेंगे, तो 12 गुणा में 4, तो LCM क्या आ जाएगा 48। अगला देखते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त व महत्तम समाप्त का गुणनफल 24 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो वो संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है यहाँ 2, यानी कि एक संख्या हम मान लेते हैं, मानो x है, और दूसरी मान लेते हैं x + 2। भाई दूसरी 2 ज़्यादा है, या हम एक x मान लेंगे, एक x - 2, 2 का अंतर होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि x गुणा में x + 2, ये योग कोष्टक में रहेगी, क्योंकि ये संख्या जब गुणा में हो रही है ये इसके प्लस में है x के, और इससे गुणा हो रही है, तो इसे कोष्टक में रख देंगे। इनका गुणनफल है वो क्या आ रहा है, प्रश्न में दे रखा है 24। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो x से ये x गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, और ये x जब 2 से गुणा होगा तो 2x आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 24। अब देखो ये एक गुणनखंड बन गया। गुणनखंड इस टाइप से बन गया कि x² + 2x, और ये 24 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगी। जब कोई ऐसा गुणनखंड बन जाए तो हमें देखना होगा कि जो पहली संख्या के 2 घात हैं, दूसरी यानी कि x या y कुछ भी हो सकता है यहाँ, और दूसरी संख्या के साथ वो संख्या गुणा में है क्या नहीं है, और तीसरी संख्या अकेली रहेगी। अब हमें मन में विचार करना है कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि 24 गुणा में x² करेंगे तो 24x²। हमें बीच वाली संख्या का मान ऐसा रखना है कि इन दोनों पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाए। इसके कोई टुकड़े करने हैं। अब देखो हमें ये तो पहली और तीसरी तो यूं क्यों ही लिखनी है, टुकड़ा करना है वो बीच वाले का। अब देखो हम यहाँ 2x की जगह यदि 6x - 4x लिख देंगे, इनका मतलब ही 2x हुआ, क्योंकि 6x और -4x गुणा करेंगे तो -24x² आएगा, गुणा करने पर आ रहा है, और मान इन दोनों का 2x के बराबर ही है। यहाँ पे 24 लिख देंगे। जब हमारे पास इस टाइप से आता है तो हम फिर x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ x + 6 बच जाएगा। अब दूसरी संख्या में भी ऐसा ही कॉमन लेना है कि इसी टाइप का बचे, तो हम यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ x + 6 बच जाएगा। अब हमारे पास जो 2 मान है x + 6 इन दो जगह है, तो इसे हम एक ही जगह लिख देंगे। दूसरा है x - 4, ये इसके गुणा में।
और इन दोनों का मान क्या है 0। अब देखो x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। x प्लस 6 बराबर यदि हम 0 लिखेंगे तो x बराबर -6। अब संख्याएं माइनस में तो हो दे नहीं रखी ऑप्शन में, तो हमें क्या करना है x बराबर 4 लिखना है, यानी कि वो संख्या एक 4 रहेगी और एक 4 प्लस 2 6 रहेगी। तो कौन कौन सी संख्याएं हो 6 और 4। अगला देखते हैं दोस्तों, फिर से बताएं, दो संख्याएं हैं उनमें दो का अंतर है, एक को हम x मान लेंगे दूसरी को x प्लस 2 मान लेंगे, उनका गुणनफल 24% में दे ही रखा है। जब गुणनफल दे रखा है तो हमारे पास इसे हल करने के बाद ये समीकरण बनता है। इस टाइप का जो समीकरण बनता है उसमें क्या करते हैं, हम बीच वाली संख्या को टुकड़े में करते हैं। टुकड़ा ऐसा करते हैं कि वो टुकड़े का यदि हम गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। फिर हम देखते हैं आगे उसे हल करते हैं। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मैसेप है तथा लेसेप है क्रमशः 3 और 105 है। तो उन दोनों संख्याओं के वैध क्रमों, वैध क्रम का मतलब होता है उल्टा, का योग ज्ञात करो। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है मैसेप है, मैसेप पे क्या दे रखा है यानी कि HCF क्या दे रखा है 3। अब HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी कि वे जो संख्याएं रहेंगी वो HCF की गुणज ही रहेंगी। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 3x और 3y है, ठीक है। एक संख्या 3x है दूसरी 3y है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि उन दोनों संख्याओं का योग 36 है, यानी कि 3x प्लस 3y बराबर 36 है। तो हमने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर 36। तो हमने 3 से देखो 36 काट लिया, 3 बार 12 बार, तो x प्लस वाई हमारे पास आ गया 12। ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। आगे प्रश्न में दे रखा है कि उनका जो लेसेप है वो 105 है, यानी कि हम लिख सकते हैं हमारे पास ये जो पहली संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है 3x और 3y। हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि 3x गुणा में 3y करेंगे तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या तो LCM गुणा HCF के बराबर होगी। तो इस 3 से ये 3 काट दें और इस 3 से 105 35 बार कट गया, यानी कि हमारे पास XY का मान आ गया 35। ये दूसरे समीकरण। अब देखो, हमें x और y का मान ऐसा देखना है कि उनका गुणा करने पर तो 35 आए और उन्हें जोड़ने पर 12 आए। तो ऐसा मान 7 और 5 है, यदि 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 35 आएगा और जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब देखो 7 x का मान भी हो सकता है, y का किसी का भी हो सकता है, ये इसमें निर्धारित नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने मान लिया x बराबर 7 है और y बराबर 5 है। हम किसी का भी मान, यानी कि इसका 5 मान सकते हैं, इसका 7, किसी का मान सकते हैं। तो अब देखो, जब x का मान हमने 3x में रखा तो 3x यानी कि पहली संख्या आ जाएगी अपने पास 3 गुणा में 7 यानी कि 21 और दूसरी संख्या आ जाएगी 5 गुणा में 3 यानी कि 15। ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, इनके वैध क्रमों का योग यानी कि 1/21 प्लस 1/15 का योग क्या है। तो हमने देखो इनका लघुत्तम ले लेंगे 21 और 15 का, 105 आ गया, 21 पंजे 105, 15 संते 105 यानी कि 12/105। अब ये देखो 3 से कट रहा है 4 बार और ये कट रहा है 3 से 35 बार, तो इसका मान आ गया 4/35। वैध संख्या के वैध क्रमों का योग पूछा है। हमारे पास सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हमें संख्या ज्ञात होंगी
तो वैध क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा, यानी कि जो संख्या है 21 और 15 उनका 1/21 प्लस 1/15 का योग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे हम अगले वीडियो में डालेंगे। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपके दोस्तों की भी आपके साथ जॉब लगे। और दोस्तों मुझे विश्वास है, यदि आप पूर्णतः मेहनत करोगे मेरे साथ में, यानी कि सही मन से अच्छी मेहनत करोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसके साथ साथ ही आप जीके का भी आप ध्यान रखिएगा। मैं केवल मैथ्स में ही आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, जीके मेरी अच्छी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।